Hello students, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening to everybody. हाँ बेटा, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयु पे एक नेम कर रहे थे, मैंने यहाँ छोड़ा था आपका। आयु पे एक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें से मैंने ये केस कर दिया था, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, ये हमारा हो गया था। इफ कॉम्प्लेक्स इन एनायन, दोनों की नेमिंग बिल्कुल एक जैसी थी, बस एनायन में एक मेटल के नेम के आगे 8 लगाया था हमने। अब कोई ऐसा केस बना देते हैं बेटा जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। हो इफ cation and anion both are complex, ऐसा केस लेते हैं। तो तरीका वही है बेटा जैसा पहले किया था आपने से। पीटी, सपोज मेरे पास है पीटी NH3 4 और पीटी जो आपका Cl4। तो ऐसे केसेस में क्या है कि थोड़ा सा आपको नॉलेज का भी रिक्वायरमेंट होगा, दोनों चीजें। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, ब्रेक करो। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन जो है ब्रेक करोगे। ब्रेक करोगे तो एक पार्ट ये आ जाएगा आपका पीटी NH3 4, पहले वाला पार्ट ऑलवेज कैटायन, लेकिन हमें चार्ज नहीं पता अभी, सपोज +X है। इधर दूसरा जो आयन बनेगा प्लस पीटी Cl4 2 नेगेटिव, सपोज -X है, ये आ गया। अब आपको नॉलेज ध्यान होगा वो नॉलेज काम आएगा। इसमें अक्सर क्या होगा, जो फिक्स वाले होते हैं वही आएंगे। तो देखो पीटी का मैंने आपको एक लिस्ट दिखवाई थी। पीटी में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था 2 होगा। अगर पीटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कुछ दो बिल्कुल फिक्स थे, उनका फिक्स ही है। पीटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। तो क्लियर कट है कि अमोनिया का तो कोई चार्ज है नहीं, अमोनिया का कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। और ये जो जितना ये चार्ज होगा जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब प्लेटिनम यहाँ जो होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ भी जो आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी हमें। तो प्लेटिनम का हमें पता है +2, अमोनिया का चार्ज 0 इजिकल टू +X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +2। इधर +2 है तो ये भी X है, ये भी तो X ही है। तो बस ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दूसरा भी हमें पता लग गया जब X की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास पूरा चार्ज के साथ अब हम लिखेंगे तो ये चीज आ गई हमारे पास, पीटी NH3 4, ऊपर चार्ज आ गया, X की वैल्यू निकाल ली हमने +2। जितनी ये वैल्यू है एनाइनिक पार्ट में उतनी वैल्यू आएगी पीटी Cl4, ये चार्ज आ गया हमारे पास 2 नेगेटिव। अब नाम दे देंगे, तो इसका नाम पहले देंगे फिर इसका नाम देंगे। इसका नाम पहले देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स जो पहले वाले रूल पढ़े हैं दोनों लगा दो बेटा। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो लिगेंड का नाम देखो तो क्या नाम लिखोगे, बोलो बेटा, रिपीट करो, आपको हेल्प मिलेगा। क्या नाम लिखोगे इसका पहले वाले का? टेट्रा अमाइन Tetraamine. प्लेटिनम। बिल्कुल सही है, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम। नहीं, अभी प्लेटिनम आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आ गई। अब दूसरे वाले का नाम लिखोगे, एनाइन वाले में 8 लगता है, जहां कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन होता है वहां पर 8 लगता है, यहां दोगे। फिर देखो, फिर वापस लिखोगे टेट्रा क्लोरिडो, अब प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन है तो 8 लग जाएगा, प्लेटिनमेट। ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों के नाम मिला के लिख देंगे, जो आपने रूल पहले पढ़े उन दोनों रूल को मिला के लिखोगे। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप नाम दो तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा फिर आपका।
जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने, Cr H2O6 Cr CN6। देखो सोल्व करो बेटा, क्या आएगा इसका नाम? सबसे पहले ब्रेक करोगे, ब्रेक करोगे तो कितना आएगा बेटा? देखो जब आप ब्रेक करोगे तो Cr H2O6 ऊपर X पॉजिटिव चार्ज प्लस ये हो जाएगा Cr CN6 X नेगेटिव चार्ज। X पॉजिटिव निकालना है तो यहाँ इजी है, बिकॉज ये देखो क्रोमियम ये भी फिक्स था, तो क्रोमियम में जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 था, तो वो टेबल बहुत काम आने वाली थी, इसीलिए मैंने बोला था आपको टेबल अच्छी तरीके से कर लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। अब देखो क्रोमियम का हमें पता लग गया 3 है, +3, वाटर का 0 होता है =x, तो x की वैल्यू आ गई +3। इसका मतलब यहाँ हमें चार्ज पता लग गया, CH2O6 ये बेटा आ गया 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी पता लग गया दूसरे वाले, ये x की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये आ गया 3 नेगेटिव। अब नाम देंगे इसमें, देखो तो हेक्सा, पहले इसका नाम करो, ये कॉम्प्लेक्स आयन पहला कैटायन वाला है, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, फिर दूसरे वाले का हेक्सा साइनो, एनाइनिक पार्ट है 8 लगेगा, क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3rd। तो जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो हमारे पास, कैटायन और एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, देन आप ऐसे नाम लिखोगे। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? चलूं आगे। नेक्स्ट देखो, सपोज नेक्स्ट केस, इफ मोर देन वन सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट, अगर आपका एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो जो ब्रिज लिगेंड आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्स म्यू, म्यू से लिखेंगे हम उसको। कैसे? सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा H2O4 कोबाल्ट OH NH2 कोबाल्ट NH3 4 और 4 पॉजिटिव। ये सपोज एक कॉम्प्लेक्स दिया मैंने आपको। इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे आप 2 सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम नहीं है बेटा, एक से सेंट्रल एटम है। यहां भी देखो कोबाल्ट भी सेंट्रल एटम रखा हुआ है और सेंट्रल एटम है। तो ऐसा कभी भी केस आ जाए तो आप पार्ट में डिवाइड कर लो, ये फर्स्ट पार्ट, मिडिल वाला यहां से लेके ये ब्रिज वाला जो ब्रिज जोड़ रहा है दोनों को, सेकंड पार्ट, और ये वाला जो आपका है 3rd पार्ट। और नेमिंग लिखना स्टार्ट करो, पहले फर्स्ट वाले पार्ट की लिखोगे नेमिंग। तो फर्स्ट वाले पार्ट की देखो 4 है तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ दो। अब ये आपके पास जो बीच में है दोनों लिगेंड है, लेकिन ये ब्रिज वाले लिगेंड है, दोनों साइड जुड़ रहे हैं, तो म्यू लिखो। म्यू में ये देखो, म्यू हाइड्रोक्साइडो है या हाइड्रोक्साइड है, OH नेगेटिव जो होता है उसको बोलते हो हाइड्रोक्सो या हाइड्रो ऑक्साइडो, और दूसरा NH2 नेगेटिव होता है, NH2 को बोलते हो एमिडो। तो अल्फाबेटिकली म्यू एमिडो पहले लिख दो, म्यू एमिडो ब्रिज वाला आ गया उसका, फिर दूसरा लिगेंड म्यू हाइड्रोक्साइडो, पहले वाले का नाम हो गया, दूसरे वाले पार्ट का नाम हो गया, फिर आप तीसरे वाले पार्ट का नाम लिखो। तो तीसरे वाले पार्ट का नाम लिखो, तीसरे में फिर देखो कोबाल्ट और लिगेंड है उसी का नाम लिख दो। तो इसका नाम लिखोगे टेट्रा
एमीन, एमाइन, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, 8 नहीं आएगा, और कोबाल्ट के साथ फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दोगे, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? सपोज पूरे का लिखते, वाटर का 0 होता है, का x है, OH का पता होना चाहिए -1 है, NH2 का भी पता होना चाहिए -1 है, कोबाल्ट का फिर है, अमोनिया का 0 है, चार्ज 4 पॉजिटिव है, तो लिखोगे 0 इंटू 4 प्लस, यहाँ लिखता हूँ 0 इंटू 4 प्लस कोबाल्ट का x, एक OH का -1, एक NH2 का -1, फिर कोबाल्ट का x, फिर अमोनिया का 0 इक्वल टू 4 पॉजिटिव। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो, देखो कितना आ रहा है। जब ये आप सोल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा आपका, तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू आएगा प्लस का 6, 2x का, एक x ये रहा, एक x ये रहा, 2x प्लस 6, तो x की वैल्यू आ गई +3। तो इसका मतलब दोनों जगह रख देंगे, यहां भी थर्ड और यहां भी थर्ड, दोनों जगह थर्ड रख देंगे, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हमने, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, बीच वाला पार्ट म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। तो इस टाइप से आप किसी का भी आयुपैक नेम लिख सकते हैं, कोई भी अगर कंपाउंड हो तो उसका आयुपैक नेम लिखा जा सकता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग हम कैसे करेंगे। जब बेटा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करते हो, या नेम से आप फार्मूला भी बना सकते हो, तो नेमिंग करते हो आप, तो नेमिंग करने के बाद फिर आता है कि इनकी बॉन्डिंग, तो पहली बॉन्डिंग थ्योरी तो हमने पढ़ी थी कि भाई ये बॉन्डिंग, अब हमें ये कैसे पता लगे कि उस टाइम साइंटिस्टों ने सोचा कि हाउ कैन वी डिसाइड कि हाउ मच कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मेटल, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रखें, कितने बॉन्ड बनाएगा कोई। वर्नर कि भाई 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो ये आइडिया फिर एक साइंटिस्ट ने और वर्क किया, उसने दिया, उसका नाम था सिडविक, सिडविक थ्योरी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी बोलते हैं। पहला पॉइंट आता है कि इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम और आयन आफ्टर accepting electron from ligand, आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। जैसे मान लो मैंने दिया, तो फार्मूला भी बना सकते हो इसके लिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, अगर फार्मूला बनाऊंगा तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कर दो +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो माइनस कर दो, तो ये नंबर निकल आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑफ मेटल एटम या आयन का नंबर आ जाएगा आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बनाना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जैसे बनाना है, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं NiCO4, तो NiCO4 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बनाना है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऑफ निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, सपोज निकल का है X, CO पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 इंटू 4, और ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, तो X की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का 0 है, तो मैं क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लगाऊंगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, तो निकल का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 28, ये हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 0, +2 कोऑर्डिनेशन नंबर, एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है 4,
तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 28 और 8 36, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया NiCO4 का। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम इस टाइप से निकालते हैं। जैसे निकालो इसका, आप निकालो K4FeCN6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो बेटा, क्या आएगा देखो, K4FeCN6। पहले तो आप इसको ऐसे सोच लो, ये सिंपल आयन है, हमें तो कॉम्प्लेक्स आयन में निकालना होता है K का FeCN6। तो सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो देखो पोटेशियम का 4 पोटेशियम हो गए, प्लस आयरन का X, एक साइनाइड का -1 होता है तो 6 इक्वल टू 0। तो X 36 सही है बेटा। तो कितना आ गया +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आयरन की यहाँ पे +2। तो EN रूल निकालते, अगर मुझे बोला जाए कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो EN रूल, तो मतलब एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाई दे रहा है 6, 6 2 12, 12 और 24 कितना हो गया ये, कितना आ रहा है 12 और 36 आ गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया। तो इस अगर हम ये KFeCN6 इसमें निकालो, देखो तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूंगा EAN। तो इसमें देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3 आ गया, ये 6 है तो 3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 तो 35 आ गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल क्या होता है, सिडवेक EAN रूल ऑफ सिडवेक थ्योरी, सिडविक साइंटिस्ट था। तो EAN रूल ऑफ सिडविक थ्योरी, ये कहना चाहता था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कब तक लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा। ये कहता है एनी सेंट्रल एटम और आयन accept electron from ligand until it attain nearest noble gas inert configuration, nearest noble gas inert configuration। तो इसलिए वो कहता है कि कोई भी अगर आप जो आप थर्ड का, जैसे थर्ड का आप कोई भी बनाओगे, जैसे आप थर्ड 3D मेटल लोगे, कोई भी 3D सीरीज की कोई भी मेटल लोगे, ये 3D मेटल जो भी आप लेते हो, वेनेडियम लेते हो, क्रोमियम लेते हो, आयरन लेते हो, कोबाल्ट लेते हो, निकल लेते हो, कोई भी आप जो यूज करते हो, जितने भी 3D मेटल्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं, इनका नियरेस्ट नोबल गैस जो है, ये आपकी जो होती है वो होती है इनकी क्या होता है, क्या होता है इसका 36 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन बेटा, क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 होता है ना, 36। तो इसलिए ये क्या करना चाहती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन तब तक लेती रहेंगी अगर कोई भी मेटल एटम है, जब नियरेस्ट नोबल गैस जो बन जाएगी, ये बन जाएगी नियरेस्ट नोबल गैस। इसलिए इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 36 आता है तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएंगी। अगर आप 3D बजाय 36, फिर जो होता है 54, क्रिप्टोन, जिनोन, फिर रेडोन। अगर 4D होगा मेटल, 4D से पैलेडियम वगैरह है, तो यहां से आओगे तो क्रिप्टोन के बाद जिनोन आ जाएगा, जिनोन का 54 होना चाहिए। अगर आप आगे चले जाओ 5D सीरीज में से प्लेटिनम वगैरह है, तो ये इलेक्ट्रॉन तब तक लेता जाएगा, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन तक पहुंच जाए, मतलब 86 तक पहुंच जाए। तो ये आपका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ज्यादा हमारे सिलेबस में थर्ड वाला होता है, तो कोई भी जो है वो 36 तक लेगा, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रॉब्लम आ गई थी इस थ्योरी में। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी तो इलेक्ट्रॉन कहां तक करने चाहिए, सिर्फ 36 तक करने चाहिए अकॉर्डिंग दिस थ्योरी। अब K4 ऊपर एग्जांपल देखा आपने, K4FeCN का होल 6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला आपने तो 36 आ गया, ओके स्टेबल है। लेकिन अगर हम K3FeCN6 करते हैं,
तो इसमें भी तो इसमें EN36 आ ही नहीं रहा, EN35 आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इवन स्टेबल। ये थ्योरी फिर आगे नहीं चल पाई, तो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाई, तो ये नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये थ्योरी ने एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक ब्रांच होती है मेटल कार्बोनिल, उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बट तो नोट लिखेंगे, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। सर K3FeCl का होल 6 ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। इवन इवन ये भी स्टेबल है, इवन ये भी स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर 36 नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो स्टेबल नहीं होना चाहिए ना इसको। ये जो है ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी इस थ्योरी से। तो दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन ऑल कॉम्प्लेक्स, इसलिए थ्योरी भी वो सभी कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बट खास बात क्या थी? बट इट इज वेरी सक्सेस, it is very successful to explain bonding in metal carbonyl complexes। मेटल कार्बन जिसमें मेटल के साथ CO ग्रुप होता है, उसको एक्सप्लेन करने में बड़ी सक्सेसफुल हुई थ्योरी, यानी कि ये ब्रांच बड़े अच्छे से इसने एक्सप्लेन की थी। तो आप देखो, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा आपका कि स्टेबल है या नहीं है और मेटल कार्बोनिल है, तो आप इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? सपोज देखो बेटा, सपोज एग्जांपल आप देखोगे कि हमारे पास जो है निकेल NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स बनता है NiCO4, निकेल वाला NiCO4 बनता है आपका। निकेल FeCO5 भी बनता है और CrCO6 भी बनता है, और ये काफी स्टेबल कंपाउंड है। इन स्टेबल कंपाउंड में जब Cr का या इस आयरन का इसका जिसका भी एटॉमिक नंबर निकालोगे तो EAN देखो 36 ही आएगा। देखो क्रोमियम वाले में निकालो EAN, क्रोमियम वाले एटॉमिक नंबर होता है 24, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 प्लस 2 इंटू 6, तो 6 टू 12, 12 और 24 36। इसका मतलब क्रोमियम जो होता है वो 6 CO को 6 CO का मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो क्रोमियम का अगर आप देखोगे, क्रोमियम के पास टोटल खुद के इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनसे ले लेगा CO से 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ले लेगा 2, इससे ले लेगा 2, इससे ले लेगा 2, इससे ले लेगा। तो इस ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इससे पता लग गया कि भाई क्रोमियम क्यों 6 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 24 ये आगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके आगे, तो टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, टोटल आपका 36 आ जाएगा। ऐसे ही देखो आयरन के साथ फिर आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाओगे तो इसका 6 नहीं बनेगा, आप देखो 5 बनेगा इसके अंदर, FeCO5 बनेगा। कैसे FeCO5 बनेगा? देखो जब आप FeCO5 का कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो इसका EN, देखो एटॉमिक नंबर आयरन का 26, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0, तो कितना आएगा 2 इंटू 5 10, 36 आ रहा है। तो आयरन 5 ही बॉन्ड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके आयरन का 26 एटॉमिक नंबर ऑलरेडी था, उसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे? 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो उसने 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। इसको 12 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, तो इसने 12 कर दिए। निकल देखो ऑलरेडी इसका एटॉमिक नंबर 28 है, तो 28 है 36 करने के लिए इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? देखो बेटा निकिल को 28 है 36 करने के लिए कितने 8 चाहिए, तो 4 लिगेंड इसके साथ अटैच हो गए, तो NiCO4 बन गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला रूल जो है ये क्लियर कट बताता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO के साथ मेटल बनाएगा। तो यहां भी देखो एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 2 इंटू 4, 4 और 8 36 आ गया। इवन इसने बहुत सारी और चीजें एक्सप्लेन की बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसने एक्सप्लेन की। इसने कहा कि सपोज आपके पास अब ये है, सपोज हम कर लेते हैं क्रोमियम CO6 है, तो क्रोमियम CO6 है, तो क्रोमियम के बाद देखो 24 वेनेडियम। अगर मेरे पास VCO6 है, VCO6, तो हमें ये पता करना है कि ये स्टेबल है या नहीं है।
देखो हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे VCO6। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो बेटा इसका, देखो VCO6 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये एग्जांपल लिया। तो वेनेडियम, स्कैन, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर होता है, 23 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट CO के साथ 0 होगा। 2 × 6 कितना आ गया बेटा, कितना आ रहा है बेटा, देखो 35 आ रहा है। 12 और 23 35। अभी तक इसके इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं 35 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। 35 है तो ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, इट गेन स्टेबिलिटी बाय एक्सेप्टिंग, किसी ना किसी से ले लेगा ये, एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये फिर ये बन जाएगा VCO6 और नेगेटिव, VCO6 नेगेटिव। अब देखो कितना हो गया, पहले निकाल चुके थे 35, तो पहले निकाल चुके थे आप, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला आ गया इसके पास, तो 36 हो गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। अब ये स्टेबल हो गया। इट मींस आपके एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, VCO6 स्टेबल है या अनस्टेबल, क्या दोगे बेटा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल VCO6, क्या आंसर दोगे, बिकॉज इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल। आपसे पूछेगा स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आंसर दोगे बेटा, Gaining गेनिंग of ऑफ electron. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। Reduction. और जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है इसका मतलब वो किसकी तरह काम करता है, जो गेनिंग है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो वी कैन से दैट VCO6 act as oxidizing agent to gain stability। इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी आपको, आपको स्पीसीज देख के बताना होगा मेटल कार्बोनिल में क्या काम कर रहा है। जैसे ऐसे ही देखो आप, मान लो VCO6, ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं, मैंने दे दिया आपको MnCO6, क्वेश्चन दे दिया मैंने, ऐसे प्रॉब्लम बना के देता हूं, क्वेश्चन नंबर जो भी है, MnCO6 इज स्टेबल और अनस्टेबल। पहला पॉइंट, MnCO6 स्टेबल और अनस्टेबल। इफ इट इज अनस्टेबल then how can it gain stability? MnCO6 स्टेबल और अनस्टेबल, पहले ये पता करना है स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर ये हमारे पास अनस्टेबल है बेटा, इट इज अनस्टेबल, देन हाउ कैन इट गेन स्टेबिलिटी, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो देखो चेक करो, आप तो EN रूल लगाओगे, EN रूल से चेक करोगे बेटा। तो देखो Mn रिड्यूसिंग एजेंट बनकर स्टेबल हो सकता है, बिल्कुल। देखो MnCO6 है ना हमारे पास, बिकॉज इसका EN निकालो पहले, EN। अब EN है तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 2 × 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 12 और 25, ये तो 37 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ये 37 आ गए। अब 37 आ गए तो ये क्या करना चाहेगा, अपना 36 करने के लिए क्या करेगा ये, तो 37 आ गया तो ये स्पीसीज कैसी हो गई, अनस्टेबल। अब ये स्पीसीज अनस्टेबल हो गया बेटा, अब आपको स्टेबल करना है, तो स्टेबल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसमें गेनिंग की बजाय क्या आएगा, इसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो MnCO6 और MnCO6 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप निकालो इसका EN, देखो EAN आपने निकाल चुका था, टोटल 37 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक कम कर दिया तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब स्टेबल हो गया। तो एक तरीका तो ये है। अब ये तरीका हो गया, तो MnCO6 अनस्टेबल था, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन हो गया तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और जिसका
होता है वो रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट करके काम कर सकता है। बट एक बात और है कि इसके पास ये जो MnCO है, MnCO दे दिया मैंने NCO6, तो MnCO6 स्टेबिलिटी कैसे ले रहा है आपका? MnCO6, तो MnCO6 can attain stability by acting as reducing agent। बस इसी एग्जांपल को अगर मैं ये बोल दूं तो MnCO5 is unstable, MnCO5 is unstable, how can it gain stability? ये स्टेबिलिटी कैसे लेगा? देखो MnCO5 में देखो बेटा, अब आप निकालो इलेक्ट्रॉन MnCO5, ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन हैं बेटा जो करवा रहा हूं मैं आपको। MnCO5 है, MnCO5 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 25, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है 5 × 2, तो कितना आ गया बेटा? देखो 35 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब 35 आ गया तो इसको कितना चाहिए बेटा अटेन करने के लिए फॉर स्टेबिलिटी? फॉर 1 electron. इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन दो तरीके से देख सकते। इट कैन बी, नंबर 1, it can be by accepting 1 electron from another species, और एक और तरीका भी है बेटा, दूसरा तरीका भी है। दूसरा क्या है? बाय शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो शेयर कर लें, दो स्पीसीज। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फॉर्मेशन डायमेंशन ऑफ डायमर। कैसे? जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, डायमर कैसे? देखो अब एक काम करो, आप ध्यान देना बेटा, आजकल यहाँ डायमर और इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आप ये कर सकते हो कि MnCO5 है, MnCO5 में किसी स्पीसीज से आप इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करो। ऊपर देखा था आपने, MnCO5 अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? एक्सेप्ट करना चाहता है, लूज करना चाहता था? एक्सेप्ट करना चाहता था। और ऊपर देखो MnCO6 क्या देता था? लूज करना चाहता था। तो इस टाइप से स्पीसीज आप जो MnCO5 है, तो MnCO5 किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करके ये बना देगा MnCO5 और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर E जो होगा ये बन जाएगा Mn का Mn कितना हो गया? देखो 5 10, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला, तो 36 हो जाएगा। ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये किसका काम कर दे? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है ना। रिडक्शन का मतलब किसकी तरह काम करे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। रिडक्शन प्रोसेस है ऑक्सीडाइजिंग। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर दो MnCO5 अटैच हो जाए ऐसे, एक MnCO5 एक दूसरा MnCO5 अटैच कर लें, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, तो शेयर कर लेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपकी, ये देखो ऐसे काउंट करोगे शेयरिंग में, तो इसके 35 तो थे ही, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया तो इसके भी 36 हो जाएंगे और ये भी आपके 36 हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डायमर। अगर ये अपना डायमर बना ले तो डायमर में भी 36 ईच जो सेंट्रल एटम है 36 हो जाएगा। इसलिए Mn, टोटल फार्मूला देखो क्या बना, ये एग्जाम में आता है, Mn2CO10 पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा। अभी जो जनवरी वगैरह में एग्जाम जो हुए थे मेन वाले, उसमें बड़ा पूछा गया है ऐसे स्ट्रक्चर, Mn2CO10, और NCERT में स्ट्रक्चर गिवन भी है। तो Mn2CO10 का कहेगा स्ट्रक्चर बताओ, तो हम ऐसे बनाएंगे MnCO
CO, CO, CO। CO करने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता था, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो आते थे, क्योंकि 25 इसके इलेक्ट्रॉन होते थे और 25 इसके और 10 इसके आगे, तो टोटल 35 बनते थे। अभी तक जो बनते थे 35 इलेक्ट्रॉन बनते थे। इधर दूसरी वाली स्पीसीज अगर लें तो वो भी तो ऐसी ही बनेगी, Mn CO 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 और CO। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता था, तो इसमें भी कितने बनते थे? 35 बनते थे इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इनकी शेयरिंग करा दी गई, ऐसे बीच में बॉन्ड बना दिया Mn और Mn के बीच, तो अब देखो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये टोटल इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। देखो 35 पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, अब ये 36 इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी शेयरिंग करना है तो इसको काउंट करो, तो इसके 36 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो हम कह सकते हैं कि जो MnCO5 था, इसका मतलब नेट रिजल्ट देखो ऊपर वाला जो मैंने दिया है, MnCO5 या तो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा बेटा? देखो MnCO5 या तो एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, MnCO5 नेगेटिव, MnCO5 नेगेटिव में, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेनिंग करके और स्टेबल बन जाएगा, या फिर ये स्टेबल बनेगा। ये जो है ये डाइमर है, Mn2CO10 जो है CO10 डाइमर ऑफ, मतलब डाइमर का मतलब दो स्पीसीज अटैच हैं CO5 वाली, CO5 का, तब भी ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो MnCO5 दोनों ऑप्शन हो तो दोनों टिक करने हैं बेटा। MnCO5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क भी कर सकता है स्टेबिलिटी के लिए, और डाइमर का भी कर सकता है। तो इस रिलेशन में आपकी कुछ स्ट्रक्चर हैं, मैं कुछ स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं। आपको स्ट्रक्चर जब भी चेक करनी हो तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नेबल गैस वाला देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9, स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट वाला CO2 और CO10, कोबाल्ट का Fe2CO9 CO2 CO नहीं 10 तो आ गया ना, 8 10 आ गया, 10 वाला आ गया, तो एक Fe2CO9 एक CO2 CO8 है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना है आपने। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप याद कर लेना। स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको दिखना चाहिए। तो ऐसे होता है बेटा, ये एक Fe के साथ अटैच होगा, फिर क्या होंगे 3 C जो O हैं आपके, एक CO बॉन्ड, दूसरा CO बॉन्ड, ऐसे ब्रिज बॉन्ड होंगे, ये CO बॉन्ड होंगे। अब आगे 3, और हर एक 3 जो है CO इनके साथ अटैच कर दो। थ्री CO, ये कर लेना। CO ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। कार्बन का जो ये है काम करता है, तो अंदर और बॉन्डिंग खोलनी हो तो ओपन कर दोगे। अब काउंट करो, आप देखो हर एक आयरन का काउंट करो। अगर आपको आयरन में 36 पूरे दिख रहे हैं तो देन ओके। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 6 ये हो गए। आयरन के अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इधर वाले का एक ये रहा। अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसके आयरन के देखोगे आप, तो अपने खुद का होता है 26 एटॉमिक नंबर, 26 ये आ गए। तो 26 ये आ गए, तो देखो कितना हो गया बेटा? 6 ये हो गए और 26 ये हो गए, तो कितने हो चुके हैं? 26 और 6 32। अभी इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अभी इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 में क्या होगा कि ये जो ब्रिज वाले हैं, ये वाला लिगेंड 2 में डिवाइड हो रहा है, जो ये वाले लिगेंड है ये आपके 2 में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका ऐसे कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो अब ये 2 हो गए। तो अब देखो आपका, अब आप अगर इसमें इसको करोगे तो कितना आ गया? 4 3 6। तो आप डिवाइड कर लो इसमें, तो इक्वल डिवाइड करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 36 बनाना ना आपको। आयरन का 26 था, 26 में से अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसे डिवाइड कर दो इक्वली। एक्चुअली क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन हम इस 26 में काउंट कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला काउंट कर चुके हैं, इसलिए जो होगा इसका, ये ब्रिज वाला है, ब्रिज वाला जो आ चुका है आपका, इसलिए यहां पर आपको इस वाले का एक ही काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करने। इधर वाले के लिए देखोगे तो ये वाला काउंट करना है, इधर वाले के लिए, क्योंकि 26 मैंने लिख दिया। अगर मैं 25 लिख देता हूं, देखो एक काम करता हूं मैं, आयरन के 25 और एक ये लिख देता हूं, अब हो गए 26 आयरन के, 25
और एक ये वाला हो गया 26। ऐसे ही ये आयरन के 25 और एक ये वाला, तो इनको मिला करके ये 26 होंगे। अब आप ऐसे डिवाइड कर दो, तो ऐसे डिवाइड कर दोगे तो दोनों का एटॉमिक नंबर इतना इतना आएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे लिखो Fe, ये देखो ये CO3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये CO3 तो इसके साथ अटैच हो गए, एक Fe अटैच हो गया और इधर CO3 अटैच हो गया। अब ये वाला जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के साथ अटैच करने हैं आपने, ये वाला। अब क्या है कि बीच में जो CO ले रहे हो आप, बीच में 3 CO है आपके पास। इसके केस के अंदर आपको अगर पहले वाले का काउंट करना है तो ऐसे काउंट करोगे बेटा, इधर आधा आधा, ये भी आधा आधा, एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इसके लिए शेयरिंग करना है तो ऐसे काउंट करोगे आप। अब ये काउंट करोगे तो टोटल देख लो, एक CO से यहां से इलेक्ट्रॉन आ गए, एक 2 देगा तो 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए आपके। आयरन के खुद के 26 होते हैं, 26 ये हो गए, और 3 इलेक्ट्रॉन ये आगे, एक ये वाला, क्योंकि ये तो खुद का है ही उसका शेयरिंग में, तो 26 ये आगे, 4 ये आगे, तो कितना हो गया 6 + 26 + 4 36 हो गया। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले को देखना चाहते हो तो दूसरे वाला देखोगे तो आप ऐसे करो FeCO5, ये वाली लाइन तो कॉमन आ गई फिर, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और इसके साथ ये शेयरिंग वाले हैं, ये वाला ये हो जाएगा। तो इधर भी देखो आप, 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 26 ये हो गए, 1 2 3, फिर इसके लिए ये काउंट करेंगे क्योंकि ये तो इसका खुद का ही है 26 वाले का, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपके 36 हो गए। तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, ये याद करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, बना के फिर याद कर लेना। Fe2CO9 का रियल स्ट्रक्चर ये होगा, बीच में आयरन आयरन के बीच बॉन्ड होगा, और 3 ब्रिज वाले CO होंगे, और बाकी 3 अलग होंगे। तो एक आपके सिलेबस में Fe2CO9 वाला, एक CO2CO8 है, ये भी याद कर लो। CO में ध्यान रखना, पहले वाला CO कोबाल्ट है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या पूछना चाहते हो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मेरे को इसमें आपका फार्मूला नहीं लगेगा। अगर आप इसमें फार्मूला, जब आपके एक से ज्यादा एटम होंगे बेटा, फार्मूला नहीं लगाओगे, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप 36, हर एक एटम की स्ट्रक्चर में 36, क्योंकि एक से ज्यादा होगे ना सेंट्रल एटम। अगर एक ही सेंट्रल एटम है तो ऊपर वाला फार्मूला लगाना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इनकी स्ट्रक्चर याद करो, जैसी बता रहा हूं मैं, ये स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेंगी आपको, एक से ज्यादा होंगे तो। हाँ बोलो, अब बोलो क्या कह रहे थे। सर अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो मेरे 37 नहीं बैठते हैं सर। हाँ, उसमें गलती क्या हो रही है, 5 हाँ सुनो ना, उसमें गलती क्या हो रही है, तुम इन इलेक्ट्रॉनों को 2 काउंट कर रहे हो। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कितने काउंट कर रहे हो तुम, 2 कर रहे हो। अगर इसको इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया है तो फिर आयरन के 26 मत काउंट करो ना, फिर 25 करो, क्योंकि एक तो यहां आ गया ये, इसलिए तो मैंने लिखा था 25 ये, एक ये, तभी तो 26 हो पाएंगे ना। ये देखो मैंने लिखा है 25 ये आयरन का और एक ये, तो ये डबल हो जाएगा नहीं तो वैसे बनाओगे तो। ये तो मैंने दिखाया था ना एक, समझ गए ना बात अब। तो आप आयरन में 25 छोड़ो, एक आयरन का यहां दिखा दो, इसमें 25 छोड़ो, एक दिखा दो, फिर आपके 26 हो जाएंगे। 25 और एक ये वाला 25, ये 26, 3 वाले ये, एक एक इधर से और 2 इधर से। क्लियर। सर ये सेकंड वो वाला तो मैंने गिनना स्ट्रक्चर सिखाया समझ बेटा, नहीं आया। जो पहला है वही सेकंड है। सर इसमें जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो हाँ तो वो तो अभी CO2 बताया नहीं ना, CO8 ये है। तो यही वाला है ना, ये मैंने इसी का ही बताया। हाँ, अच्छा ये ओके सर, इसमें ध्यान देना, ओके तभी तो सर। मैं कह रहा था कि दोनों CO हैं, एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, एक CO कोबाल्ट है। तो ये तो आयरन वाला केस था, अभी वाला ही केस है, उसको मैंने 2 तरीके से समझाया आपको, है ना। तो अब देखो, अब कोबाल्ट वाला बताता हूँ। तो मान लो कोबाल्ट वाला करना है, तो कोबाल्ट में ध्यान रखना, पहले वाला CO कोबाल्ट है और दूसरे वाला CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो CO2 है और CO8 है, ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब एक काम करो, आप लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच एक बॉन्ड बना दो, तो कोबाल्ट का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया शेयर, और 2 CO क्या कर दो आप, ब्रिज बना दो, बीच में 2 CO चले गए। अब कितने CO रह गए देखो बेटा आपके पास, CO8 है, 6 रह गए, 3 3 CO दे दो दोनों को,
CO, CO और CO। इधर आ जाओ, CO, CO और CO आ जाओ। अब काउंट करो बेटा एक एक के लिए, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। 27। 27 में एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रखूं मैं कोबाल्ट के पास? 26 प्लस मैंने एक यहां रख दिया, ये कोबाल्ट के 27 हो गए। एक यहां से आ गया, अब दो दो इधर से आ जाएंगे और इधर से एक एक आ जाएगा। तो काउंट करो, देखो ईच कोबाल्ट के कितने होंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। अगर 36 आता है तो आपकी स्ट्रक्चर सही है, 36 नहीं आता है तो कुछ गलती है। तो देखो कितना आएगा आपका, इधर से काउंट करो इस कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 6 और 26 प्लस ये वाला 1 एक और ये वाले एक एक और आगे। तो कितना हो गया टोटल बेटा? बन गया नहीं बना? देखो कितना हुआ, 26 27 20 अभी 35 हो रहे हैं। अगर 35 हो रहा है तो अब अच्छा एक ये भी तो शेयरिंग वाला भी लेना है ना, ये रहा एक शेयरिंग वाला भी तो लोगे ना। ऐसे ही शेयरिंग वाला तो दोनों के लिए काउंट करना, शेयरिंग वाला दोनों के लिए काउंट करना। हाँ, एक हाँ, और सर। मतलब ये हिस्सा लेना था ना, ऐसे मैंने बोला था ऐसे करके लोगे। इधर काउंट करोगे तो ऐसे करके लोगे और इधर वाले को काउंट करोगे, इधर वाले को काउंट करोगे तो ये तो इसमें फिर दोनों ये वाला करके लोगे। ये वाला दोनों लेना है, इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेने हैं आपने इस बॉन्ड की। तो देखो कोबाल्ट के 27 खुद के, साइड वालों के 3 लिगेंड के 6 और एक जो है एक एक जो ब्रिज लिगेंड से और एक एक है मेटल से, अनदर कोबाल्ट से शेयरिंग, अनदर कोबाल्ट मेटल। तो अब टोटल देख लो कितना आ रहा है, 30 और 36 आ गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दो काउंट नहीं करने, क्योंकि एक तो खुद का है ही उसका, एक दूसरे से ले रहे हैं यहां से। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का ध्यान देना है। तो स्ट्रक्चर क्या है, अब तो ये रफ स्ट्रक्चर होगी, तो एक्यूरेट स्ट्रक्चर करूंगा तो ये होगी ना, कोबाल्ट कोबाल्ट से अटैच होगा, इधर CO आएगा, इधर CO आएगा और इसके साथ 3 CO अटैच होंगे, इसके साथ भी 3 ये कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होंगे। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अपने ये ऐड कर लेना है इस वालों में जो इसका नंबर हो। तो कोबाल्ट के 3 6, कोबाल्ट के 27 और ये 3 ऐड कर देना, 36 आ जाएगा। तो ये आपकी 3 स्ट्रक्चर जो है डाइमर वाली हैं, तो ये भी आपके सिलेबस में। तो ऑलरेडी आप क्या देख रहे हो, एक चीज आप देख रहे हो कि जो मेटल कार्बोनिल है उसकी बॉन्डिंग बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है ये थ्योरी। तो जो सिडबैक थ्योरी थी या EN रूल था वो जो मेनली एप्लीकेबल हुआ है इन मेटल कार्बोनिल के अंदर हुआ है। मेटल कार्बोनिल के लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल है, बट सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए नहीं है। तो सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए फिर हमें एक और थ्योरी करनी पड़ेगी जो औरों पर भी एप्लीकेबल हो। बट यहां क्या है, यहां पर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है जिसको हम बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग है। आपको ध्यान हो कि मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि भाई कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और साथ में अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, इलेक्ट्रॉन देना तो मेन प्रॉपर्टी है ही, लेकिन साथ साथ में जिसको हमने नॉन क्लासिकल लिगेंड्स बोला था, तो उसके एग्जाम्पल बताए थे हमने। नॉन क्लासिकल जो लिगेंड थे, यस सर। नॉन क्लासिकल लिगेंड कौन से पढ़े थे, जैसे CO, सिग्मा NO पॉजिटिव, साइनाइड, इसी टाइप से नीचे फिर वो P वाले पढ़े थे मैंने, PR3, PR3, PF3। तो इनके अंदर मैंने बोला था कि इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, CO, साइनाइड या
इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और लोन पेयर भी होता है देने के लिए, और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। और ऊपर वालों के पास जो डाई एटॉमिक स्पीसीज हैं उनके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। 11th क्लास में एमओटी थ्योरी पढ़ी होगी आपने, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। आप देखो, जैसे मैं एज एग्जांपल अगर मैं कहता हूं सीओ है मेरे पास, सीओ, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो कार्बन और ऑक्सीजन में सी ट्रिपल बॉन्ड ओ है, यहां पर कार्बन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो कार्बन के पास लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, बट बेस्ट डोनर एटम ये है, बेस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो इसलिए डोनेशन का काम जो करता है वो कार्बन करता है। अब कार्बन में ये करता है, तो जहां ये इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें ये जिस ऑर्बिटल में होते हैं, सपोज ये ऑर्बिटल है आपका जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बट इसमें इसके साथ साथ क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, और बॉन्ड लेंथ निकालें इसकी प्रैक्टिकली, बॉन्ड लेंथ निकालें तो अप्रोक्सीमेट 1.125 एंगस्ट्रॉम आती है, 1.128 या 125 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, 1.125 एंगस्ट्रॉम आती है। और इस सीओ के अंदर अगर एमओटी डायग्राम के हिसाब से देखें तो इसके अंदर वेकेंट जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। ये 40 सिंस it is 14 electron system, so according to MOT theory, molecular orbital theory 11th क्लास में होता है, it contain vacant anti-bonding vacant anti-bonding molecular orbital पाई स्टार। तो पाई स्टार वैकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, तो आपने 11th में इनकी शेप पढ़ी होगी, तो जो वो होती है वैकेंट वाली वो ऐसे होती है, ऐसे कर सी प्लस माइनस इस टाइप से, और ये खाली होते हैं। तो ये जो हमारे पास होता है ये पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो बॉन्ड लेंथ देखो बेटा कितनी आ रही है, अगर सीओ में अकेला देखता हूं तो बॉन्ड लेंथ आती है 1.1.25 एंगस्ट्रॉम। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ कि जब हमने इसी सीओ को मेटल कार्बोनिल में जब मेटल के साथ बाइंड हो जाता है, इफ सीओ बाइंड्स विद central metal atom, then bond length is observed in metal carbonyl, bond length कौन सी, CO bond length, CO bond length is observed in metal carbonyl 1.150 एंगस्ट्रॉम, मतलब बढ़ गई। इट मीन्स there will be a slight increase, there will be a slight increase in CO bond length when it attached with metal। तो ये बड़ा मतलब एक
अमेजिंग चीज हुई साइंटिस्टों के लिए कि अगर सी और लिगेंड सीधा देखते हैं तो सी और ओ के बीच की बॉन्ड लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 1.25 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम इस सीओ को बाइंड कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, देन जो आ रही है वो 1.125 से बढ़ के 1.15 स्लाइटली इंक्रीज हो गई है। अब ये स्लाइटली इंक्रीज कैसे हुआ, तो इस बात को समझाने के लिए उसने एक नई बॉन्डिंग दी। कहता है कि इसका मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है। ये लिगेंड सिर्फ अपना जो मेटल कार्बोनिल है वो 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है। तो अब इससे क्या आई, इससे बैक बॉन्डिंग आई। तो एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया, एक्सप्लेनेशन तो एक तो नॉर्मल बॉन्ड बनता है, एक्सप्लेनेशन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय overlapping of fulfilled molecular orbital of CO and vacant orbital of metal। पहला बॉन्ड कहता है ये बना, जैसे ये मेटल है, सपोज मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये मेटल के पास वैकेंट, और सीओ के पास एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके बीच दिए, तो पहला बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, जिसको आप सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हो। जैसा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब डेटिव बॉन्ड, मतलब सीओ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज लिगेंड, एक्ट एज नॉर्मल लिगेंड। तो नॉर्मल लिगेंड की तरह काम किया इसने। अब जब ये बॉन्ड बन गया तो अब एक बात और कह रहा है कि इस बॉन्ड के साथ साथ एक बॉन्डिंग और होती है, एक नेक्स्ट टाइप वाली बॉन्डिंग और होती है। वो कहता है यहीं पर रुकता नहीं है ये लिगेंड, नेक्स्ट होता है नाउ। अब क्या है कि ऐसे सीओ से अगर इलेक्ट्रॉन मेटल के पास पहुंचते जाएंगे तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाएंगे तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, मेटल आने वाले इलेक्ट्रॉनों को खत्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन वापस सीओ को देता है, वापस सीओ देता है। यानी सीओ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर एक्ट एज नॉर्मल लिगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर यहाँ जो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह करना चाहिए, बट नाउ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल, फुलफिल्ड मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल होते हैं जनरली, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप with vacant orbital of vacant anti-bonding molecular orbital of ligand CO। अब उससे कहता है अगेन वर्क करता है। देखो ऊपर वाले केस में देखो, इसमें मेटल का जो था वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट ऑर्बिटल मेटल का, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल लिगेंड का, फुलफिल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, उनके बीच पहला बॉन्ड बना सिग्मा। नेक्स्ट कहता है कि ये सिग्मा जब बन गया, इसके बाद कहता है एक और पॉसिबिलिटी आ गई, भाई आपने मेटल और इसके बीच ये बॉन्ड बना दिया, इट्स ओके, ये आपने मेटल और इसके बीच ये मेटल का वैकेंट और सीओ का, इनकी ओवरलैपिंग हो गई और आपने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इट्स ओके। लेकिन अब कहता है कि एक बात और होगी कि मेटल जो है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी पड़े हैं, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल भी पड़े हैं मेटल के पास। अब ये मेटल के जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनों वाले जो डी ऑर्बिटल हैं, ये वाले अगेन क्या करेंगे, जो सीओ है, सीओ के पास जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये इस टाइप वाला एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये क्या है, अगेन ये इलेक्ट्रॉन इससे वापस लेगा। अब देखो लिगेंड वापस ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगेन जो हो रहा है पाई बॉन्ड बन रहा है। तो अगेन इस अगेन में क्या हो रहा है, जो इसमें जो यूज हो रहे हैं, तो यहां पर जो यूज हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ
फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको दे रहा है ऐसे वापस। और इधर जो ये आप ऑर्बिटल देख रहे हो, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ, वैकेंट कौन से वाला, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, वापस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेटल और कार्बन में यहां से एक पाई बॉन्ड और बन गया। तो नाउ टू मेंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फुल फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप विद वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर लिगेंड CO and to form पाई बॉन्ड। उसने एक पाई बॉन्ड बना लिया। तो ये जो अब पाई बॉन्ड बना है, इसमें देखो अब मैं ओवरऑल व्यू तैयार करता हूं बॉन्डिंग से। तो इसका मतलब मेटल में लिगेंड ने दिया इलेक्ट्रॉन CO को दिया, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर मेटल ने वापस CO को इलेक्ट्रॉन दिए, तो पाई बॉन्ड बन गया। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड है। दिस मेटल टू लिगेंड, ऐसे मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। इसी को हम बैक बॉन्डिंग, और या इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो अब एक बात तो क्लियर कट है ना बेटा, कि जितना ज्यादा पाई बॉन्डिंग होती जाएगी तो ये कार्बन और मेटल पास पास आते जाएंगे, ये कार्बन और मेटल पास पास आते जाएंगे, तो ये डिस्टेंस जो होगा C और O का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। जितना मेटल के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उतना बैक डोनेशन ज्यादा करेगा, वो बैक डोनेशन ज्यादा करेगा तो C जो होगा मेटल के पास आता जाएगा और O से दूर होता जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि एरो लगा के लिख रहा हूं मैं, मोर द number of d electron, more the number of d electron in metal, उससे क्या होगा, higher the extent of back bonding, higher the extent of back bonding, back bonding ज्यादा होती जाएगी तो लेंथ मेटल और CO की decrease in bond length of M and C, ये जितना इधर आता जाएगा, ये जितना इधर होता जाएगा बेटा, जितना इधर आता जाएगा C, तो इन C और O की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज एंड इंक्रीज इन bond length of C and O, CO। मतलब ये चीज हुई, आपके पास ये है M, ये है C, ये है O। जितना C इधर चलता जाएगा, और वो डिपेंड करेगा इसके इलेक्ट्रॉनों पर, इसके पास D इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, जितना D इलेक्ट्रॉन मेटल के पास ज्यादा होगा, ये C इधर चलता जाएगा, C इसके क्लोज होता जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो ये इधर चलता जाएगा, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस शॉर्ट होता जाएगा, शॉर्ट, और ये डिस्टेंस जो होता जाएगा C और O के बीच लॉन्ग होता जाएगा। ये डिपेंड करेगा D इलेक्ट्रॉन पर। दोबारा देखो एक बार, हाँ बोलो, पहले बोलो आप, फिर मैं बताता हूँ। बोलो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आई मेरे पास। सर ये बॉन्ड लेंथ जो इंक्रीज कारण हो रही है, क्योंकि सर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हो आप, डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हो, सिंगल से डबल की तरफ। 3 बॉन्ड्स तो अभी भी हैं, फिर भी बॉन्ड लेंथ नहीं, वो इंक्रीज हो रही है। थ्री बॉन्ड नहीं होंगे, वो डैश डैश होता जाएगा। फिर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, जैसे ये होगा आपका मेटल से C, ये बॉन्ड जितना इधर होता जाएगा, इधर से क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड है तो ये पार्शियली ये होता जाएगा, तो जो ट्रिपल बॉन्डेड है वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो अभी देखो, इसको मैं अभी अगेन फिर
रिपीट करूंगा इसको, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूं। हमने क्या पढ़ा, हमारा मेन पर्पज क्या था, एक प्रैक्टिकल रिजल्ट आया। एक प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या आया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो लिगेंड का काम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड का काम करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होना चाहिए, और बॉन्ड लेंथ जो है वो आनी चाहिए 1.125 एंगस्ट्रोम, सी और ओ के बीच में। बॉन्ड लेंथ सी और ओ के बीच की बात हो रही है। और एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अब ये पता लगा कि सिंस इट इज जो है ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल इसके पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, ओके। अब अगर इस सीओ को मेटल के साथ देखें हम, अगर मेटल कार्बोनिल में देखें, इफ सीओ बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड हो जाता है, तो ये लेंथ जो होती है मेटल कार्बोनिल में सीओ बॉन्ड लेंथ होती है, ये लेंथ जो सीओ बॉन्ड लेंथ वो 1.150 मतलब स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको स्लाइटली कम करना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर, उस पॉइंट पे अभी आता हूं। ऐसा हुआ क्यों, क्या बताया उसने, कहा कि सीओ लिगेंड के पास एक स्पेशलिटी थी। सीओ के पास क्या स्पेशलिटी थी कि पहला तो जो नॉर्मल बॉन्ड बनना था वो बन गया, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन मेटल भी क्या करता है अब अगेन, क्योंकि सीओ के पास एंटी बॉन्डिंग वेकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, तो मेटल वापस इलेक्ट्रॉन देने स्टार्ट कर देता है इसमें। अगर ये वापस देने स्टार्ट कर देता है, जब इलेक्ट्रॉन वापस देता है मतलब दूसरी वो पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है मेटल और कार्बन के बीच, तो फुल फील्ड डी ऑर्बिटल जो मेटल है वो वापस ओवरलैप करके वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर लिगेंड सीओ के साथ करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस चीज से मेटल और कार्बन के बीच आपको ये इस टाइप का बॉन्ड दिखाई देगा। अब इस चीज में क्या होगा कि जैसे मेटल और कार्बन है, तो मेटल और कार्बन में जैसे जैसे अगर मेटल के पास, ये देखो मैंने लिखा है, मेटल के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हायर द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा आएगा, ये इधर ज्यादा देगा। जैसे ही बैक बॉन्डिंग ज्यादा आएगी तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने लगेगा, इस जगह पे बॉन्ड ऑर्डर बीओ इंक्रीज होने लगेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने लगेगी। अब जैसे जैसे सी एम की तरफ खिसकेगा, डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ एमसी एंड इंक्रीज इन, अब ये सी खिसक के इधर जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, सी बीच में है, सी इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ओ और एम की पोजीशन फिक्स है, तो सी इधर या इधर जा रहा है, तो सीओ बॉन्ड लेंथ में भी हम बोलेंगे कि जो सीओ है फिर उस सीओ का बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है यहां पर हमने बॉन्ड ऑर्डर, पहले बॉन्ड ऑर्डर ले लो बीओ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होने लगेगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इंक्रीज होने लगेगी। तो अल्टीमेटली ये सारा किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये बैक बॉन्डिंग का प्रूफ है। तो बैक बॉन्डिंग हुई है तभी तो ऐसा हुआ है। तो जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है बैक बॉन्डिंग के लिए देगा, तो एम और सी जो होगा खिसक के एम की तरफ चला जाएगा, तो सी और ओ के बीच डिस्टेंस जो होगी वो लॉन्ग होता जाएगा और एम और सी के बीच बॉन्ड शॉर्ट होता जाएगा। डिस्टेंस लॉन्ग होता जाएगा तो हम ये कह सकते हैं, अब 4 बातें होगी देखो। अब ये चीजें, एक तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, और अपने को ये पता है कि जहां भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, नोट, जहां भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं तो लेंथ कम हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जहां भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। यहां 2 जगह बॉन्ड चेक करने हैं आपने, आप जो इस केस में देख रहे हो ये आप 2 जगह बॉन्ड चेक कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप देख रहे हो एम और सी का पोजीशन फिक्स है, एम और ओ का, आपने देखना है सी का पोजीशन, ये सी। अब जनरल पोजीशन में देखते हैं, अगर इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, एम अलग रखा हुआ है, सी अलग रखा हुआ है, तो तब ये पता चला कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया और बॉन्ड लेंथ सी और ओ की 1.125 एंगस्ट्रोम आई। लेकिन जब हमने मेटल और सीओ के बीच बॉन्ड बनाया तब हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मेटल और सीओ के बीच बॉन्ड बनता है तो सी जो है वो मेटल की तरफ खिसक जाता है। वो डिपेंड करता है मेटल कितना अपनी तरफ खींचता है इसको। जैसे मेटल है तो सी क्या हो गया, यहां ना आकर के जब बॉन्ड बना लिया तो इसकी तरफ खिसक गया। उसके खिसकने का रीजन क्या था, ये इधर से इधर दिया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, तो ये क्लोज ले आया कार्बन को, ये क्लोज ले आया, तो यहां पर जो ये लेंथ है, ये लेंथ बड़ी होने लगी क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से दूर जाने लगा और मेटल के पास आने लगेगा। तो ये चीज डिपेंड किस पर करती है, ये चीज करती है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं।
तो जितने डी इलेक्ट्रॉन मेटल के पास ज्यादा होंगे, अब देखो आप, जितना डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल जितना ज्यादा होगा, अब मैंने क्या बोला उस चीज को सोचो, इलेक्ट्रॉन के पास, मेटल के पास जितने डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, तो उससे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। अब ध्यान देना है, बैक बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, बैक बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन, वो इंक्रीज होगी। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर किसका, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एम और सी का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगेगा तो मैं कहूंगा कि उनकी बॉन्ड लेंथ ऑफ एम और सी बॉन्ड की, एम और, ये ऐसे करो, एम और सी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होने लगेगी। अब सी की बॉन्ड लेंथ कम होने लगेगी तो सीओ पे क्या आएगा, देखो सीओ पे क्या इफेक्ट आएगा, तो जैसे जैसे आप देखोगे तो सीओ पर, अब देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर एम और सी का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगा था, तो सी और ओ का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी एंड ओ, ये क्या होने लगेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, जो ट्रिपल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड से कम की तरफ होने लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा तो बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ, जहां से एग्जाम में पूछेगा वहीं से आंसर देना, कहां की बॉन्ड लेंथ कह रहा है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ, वो क्या होने लगेगी बेटा, इंक्रीज होने लगेगी। तो ये सारा कुछ गेम किसका होगा, मेटल में डी इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं, जितना मेटल में डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर, अब ये ध्यान देना बॉन्ड ऑर्डर किसका, ज्यादातर क्वेश्चन सीओ पर पूछता है, तो देखो सीओ जब अकेला था, एलोन था, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बेटा, एलोन था तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और बॉन्ड लेंथ कितनी आई थी 1.125, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये मेटल कार्बोनिल बन गया, अब ये बन गया मेटल के साथ अटैच हो गया मेटल, हाँ वो मतलब फिक्स नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, फिर भी आइडिया बता रहा हूं, मेटल कार्बोनिल। अब मेटल कार्बोनिल में ये वाली बॉन्ड देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा मेटल कार्बोनिल में, बॉन्ड ऑर्डर 3 तो नहीं आएगा ना, अब क्या होगा, लेस देन 3। अब बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3 होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 1.125 से 1.125 से ज्यादा आएगा, और वो ज्यादा कितना होता है, 1 पॉइंट स्लाइटली इंक्रीज 1.125 से 1.150 हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है जो आपके पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन मेटल में कितने, आपके पास जितने मेटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ आप दिखा सकते हो। जैसे एग्जाम में ऐसे आएगा, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल in increasing order of their CO bond length। मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा आपको, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, और मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, यहां पर एक एग्जांपल दे दिया NiCO4 FeCO5 and CrCO6। अब देखो आप, NiCO4 FeCO5 CrCO6, अब आप चेक करो, देखो ये निकिल है, निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकिल का एटॉमिक नंबर देखो, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। 28 का मतलब कितना होता है, इसमें D8 3D8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर आ जाओ FeCO5 में, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, एटॉमिक नंबर 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हो तो लिखते हो तो 3D6 आता है। क्रोमियम में देखो, क्रोमियम में एटॉमिक नंबर होता है 24 है तो आप लिखते हो 3D5 4s1 करके लिखते हो, जो आगे 4s1 लिखते हो। तो अब मुझे बताओ कि डी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में है बेटा, डी इलेक्ट्रॉन निकिल वाले में,
तो सबसे ज्यादा निकेल में डी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, डी में डी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अगर बेटा डी इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का मतलब डी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। गुड, बैक बॉन्डिंग आ गया मैक्सिमम। अब बेटा बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, तो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी तो एमसी बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कौन से वाला बॉन्ड? एम और सी बॉन्ड बिकम्स क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्गर। अगर एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा तो सीओ बॉन्ड क्या होता जाएगा बेटा? वीकर। सीओ बॉन्ड बिकम्स वीकर। तो सीओ बॉन्ड वीकर होता जाएगा, तो सीओ बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कुछ कई किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ना वो। सीओ बॉन्ड लेंथ, इन तीनों में सीओ बॉन्ड लेंथ, इस केस में जिसमें डी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं उसकी सीओ बॉन्ड लेंथ क्या आती है? मिनिमम मैक्सिमम? सोचो। मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम, क्योंकि बॉन्ड वीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो आएगी सीओ बॉन्ड लेंथ वो लॉन्गेस्ट आ जाएगी। और देखो क्रोमियम वाले में, देखो 3d5 4s1, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? मिनिमम। तीनों केसेस के अंदर डी इलेक्ट्रॉन मिनिमम आ रहे हैं, तो इसमें बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट क्या होगा बेटा? मिनिमम। बैक बॉन्डिंग। मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन पक्का कर रहा हूं आपके एग्जाम में आता है। बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम बेटा, डी इलेक्ट्रॉन मिनिमम है तो बैक बॉन्डिंग मिनिमम। मैक्सिमम यहां भी, मैक्सिमम यहां भी बोलोगे, वेरी गुड। डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा देने का पावर आएगा ना, तो बैक बॉन्डिंग अगर डी इलेक्ट्रॉन कम है तो बैक बॉन्डिंग मिनिमम। अब देखो बैक बॉन्डिंग मिनिमम है तो एमसी बॉन्ड कैसा होगा बेटा? वीक। एमसी बॉन्ड वीक हो गया, वीकर। एमसी बॉन्ड वीकर है तो इस केस में सीओ बॉन्ड कैसा होगा? वीकर। स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग। अगर सीओ स्ट्रॉन्ग है तो सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ। बड़े इत्मीनान से करना, नहीं तो इसमें गलती बड़ी जल्दी हो जाती है। सीओ बॉन्ड लेंथ जो होगी वो शॉर्ट आ जाएगी इसकी, सीओ बॉन्ड लेंथ। तो आप सिंपली याद कर सकते हो कि जिसमें भी डी इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका सीओ बॉन्ड लेंथ लंबा है, वीकर। उसका सीओ बॉन्ड लेंथ लंबा है। अब वो एग्जाम पे ध्यान देना, वो सीओ बॉन्ड पूछ रहा है या एमसी बॉन्ड पूछ रहा है? सीओ बॉन्ड लेंथ यहां पर शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब अगर इन तीनों ऊपर वाले एग्जांपल में मैं अगर चलता हूं इधर से इधर, तो आप बताओ, आप इधर से इधर चलूंगा, आंसर बताओ, तो सी ओ बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज होती जाएगी। गुड बेटा, डिक्रीज। अगर आपके पास इस तरह की स्पीसीज नहीं दी और लिगेंड का नंबर सेम दिया हो और स्पीसीज जो है डी इलेक्ट्रॉन वाली अलग अलग दे रखी हो, जैसे मैं ये एग्जांपल दे दूं, स्मॉल। अगर मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, सपोज हमने एग्जांपल कुछ किए थे ना, एम एन कितना किया था, एम एन सपोज किया था CO5 है ना, MnCO5 25 35, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, MnCO5 नेगेटिव ले लिया मैग्नीज का MnCO5, और एक लिया था आपने FeCO5 सपोज, एक ये ले लिया ये, और एक ले लो आप Mn हो गया, एक पॉजिटिव वाला ले लो किसका, आयरन के 26 27 किसका होता है, कोबाल्ट का, CO5 ले लिया और पॉजिटिव ले लिया। अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेबल स्पीसीज हमने बनाई थी, सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो 36 है, तो मैग्नीज का टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे, जब लिगेंड का नंबर सेम है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबका निकालो, देखो इसका कितना किया था, Mn का 25 प्लस 10 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 36। इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट ही है 26 प्लस 10 36। इसमें देखो 27
+10 और -1, ये भी 36। तो इन तीनों में देखो, इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम, इफ लिगैंड नंबर सेम एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज आल्सो सेम, ये सेम आ जाए दोनों ही चीजें, तो ध्यान रखना। फिर पावर किस में होगा, जो बैक बॉन्डिंग का पावर उसमें ज्यादा होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन रिच होता है। देन more the negative charge, more the negative charge, more richness of electron, more the extent of back bonding, और बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही CO बॉन्ड वीक होता जाएगा, उसका लेंथ बढ़ता जाएगा। मोर द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, longer the bond length of CO, longer the bond length CO। सिंपली जितना नेगेटिव चार्ज, शॉर्टकट हिंट, अगर आपको ऊपर वाले न्यूट्रल दिए थे, अब मैं नेगेटिव चार्ज दे दिए, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उसके पास समझ लेना कि CO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, CO का बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। सी खिसक, हाँ बोलो, और लिख बोलो बेटा। पूछो, आवाज नहीं आई, आपकी आवाज कट गई बेटा। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे Mn वाला है ना, Mn में CO है, तो Mn में नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतारना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो कार्बन खिसक के इधर आ जाएगा, तो Mn जितनी ये ज्यादा बॉन्डिंग होगी इधर, तो इधर बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। तो आप इसको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा, जितना नेगेटिव, बाकी कंडीशन सेम हो तब, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा तो CO बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा आती जाएगी। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, हाँ बोलो, बोलो बेटा, बोलो आगे बोलो, सर हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ बेटा, बोलो। सर लेकिन डी और डी इलेक्ट्रॉन सभी डिफरेंट है ना? हाँ, इसमें क्या, इसमें डी, तो सर लेकिन जो आपने ऊपर कंपाउंड लिखे हैं उसमें सब में डी इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट है, लेकिन ऊपर वाले केस और इसमें फर्क है ना। इसमें नंबर ऑफ लिगेंड सेम है। देखो, डी इलेक्ट्रॉन कब देखने होते हैं, जब लिगेंड डिफरेंट थे। ऊपर वाले में देखो, एक में 4 लिगेंड हैं, ऊपर वाले ये केस कब लगाओगे, जब न्यूट्रल होंगे और लिगेंड का नंबर डिफरेंट होगा। जब लिगेंड का नंबर डिफरेंट होता है देन आप डी के इलेक्ट्रॉन देखोगे, मेटल वाले सिर्फ, अगर लिगेंड का नंबर डिफरेंट है। और अगर आपका लिगेंड का नंबर, आपके पास लिगेंड जो आगे उसका नंबर सेम है, नीचे वाले केसेस में देखो सेम दिया है मैंने लिगेंड, सब में MnCO5 MnCO5, तब आपने क्या होगा, जब लिगेंड का नंबर सेम होगा तो कोई न्यूट्रल होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा। उस केस में जो नेगेटिव स्पीसीज है उसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इवन चाहे डी का इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। एक्चुअली कम कैसे होगा, बराबर आ रहे हैं ना डी इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज में कितने डी इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें Mn के अंदर डी बताओ कितने हुए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, और एक नेगेटिव 25 चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा इसके पास, मैग्नीज के पास 26 हो गए ना। मैग्नीज के 25, एक नेगेटिव भी तो है बेटा, नेगेटिव वाला का मतलब एक ऐड हो रखा है इलेक्ट्रॉन उसमें, तो 26 हुए ना इसमें। और आयरन वाले में भी कितने हुए डी, तो यहां देखो आयरन वाले केस में कितने हुए आपके पास डी इलेक्ट्रॉन, 26, चार्ज ही नहीं है कोई। कोबाल्ट वाले में देखो कितने हो गए, कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 27, और एक प्लस है तो 1 कम हो गया, 26। तो ऊपर वाले केस में तो जिसमें डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए वो ठीक हो गया, इट्स ओके। लेकिन अगर डी का इलेक्ट्रॉन सेम है
यानी कि जब लिगेंड का नंबर सेम है, इसीलिए मैंने इसको अलग केस बना के लिखा दिया आपको, तो आपको कंफ्यूजन ही ना हो, आपको सीधे टिक करने हैं क्वेश्चंस के आंसर। अगर लिगेंड का नंबर सेम है, वो सारा मैं आपका जो है प्रॉब्लम हटा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफ लिगेंड नंबर सेम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज आल्सो सेम, देन आप चार्ज से सोल्व कर लोगे। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उस नेगेटिव चार्ज वाले की सीओ की बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज में उल्टा कर दो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो सीओ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी, डिक्रीज आ जाएगी। तो अगर मैंने ये वाला केस दिया बेटा जो ऊपर वाला, अब बताओ इसमें, अब मैंने आपको ये केस दिए थे ना, MnCO5, नीचे दोबारा लिख देता हूं मैं, नो इश्यू। मैंने क्या लिखा आपका, MnCO5 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, एक दिया मैंने FeCO5, और एक बेटा मैंने दिया था, क्या दिया था आपको, कोबाल्ट का CO का 5 नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, आप बताओ क्या होगा, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता जा रहा हूं, तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, CO, या बॉन्ड लेंथ ही देख लो पहले, CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ C और O की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। या मैं ये कहूं कि CO बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, एग्जाम में वर्ड पर ध्यान देना है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर यहां पर CO की बजाय MC बॉन्ड की बात पूछेगा तो फिर क्या बोलोगे, MC बॉन्ड लेंथ, MC बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मतलब कार्बन ऑक्सीजन की तरफ खींच रहा है, MC बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। या मैं ये कहूंगा कि MC बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई किससे देखेंगे कौन बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो अपोजिट चीज वाली बढ़ेगी। तो MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो इन 4 में से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है, आपको वाइस वर्सा सब आना चाहिए। तो सबसे इजी है, आप CO को रेफरेंस पॉइंट बना लो। CO में सिंपल कि अगर D इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है, D इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सिंपल तरीका, सबसे इजी वे है। और अगर क्या है कि D इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो जो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका CO का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। CO को रेफरेंस पॉइंट बना के रखो, बाकी अपने आप ही आपके ऑप्शन निकल आएंगे। तो आज जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है बेटा, वो स्पेशली जो किया है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किया है, और स्पेशली हमने जो यूज किया है वो मेटल कार्बोनिल में किया है। तो एक बार सारा रिपीट कर दो। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले एक केस रुका हुआ था, क्या केस रुका हुआ था कि अगर हमारे पास नेमिंग कर रहे थे हम, IUPAC नेमिंग कर रहे थे, तो IUPAC नेमिंग में अगर कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन आ जाएं तब कैसे करेंगे हम, और कैटायन और एनायन के साथ साथ अगर मान लो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आ जाएं तो हम कैसे करेंगे, ये चीज की थी हमने। और उसके बाद सारा क्लास हमारा जो फोकस रहा वो रहा एक न्यू थ्योरी पर। न्यू थ्योरी जो थी हमारी, वो न्यू थ्योरी थी, क्या नाम था उसका बेटा बोलो, जो आज थ्योरी पढ़ी है बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए, Sidwick. सिडविक थ्योरी। या दूसरा क्या नाम है बेटा इसका, EAN रूल। क्या नाम है, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल किया हमने। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वैसे जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या, बिल्कुल जनरल वे में बोलोगे तो क्या बोलोगे बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिंपल ये है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विद मेटल, सिंपली बात ये है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहता है, जब तक उसकी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। बट जब ये थ्योरी लगा के देखी गई तो सभी कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी,
लेकिन एक ब्रांच को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो सिडबैक थ्योरी कंप्लीटली एप्लीकेबल किसके साथ है बेटा? कंप्लीटली एप्लीकेबल क्या आंसर दोगे? Carbonyl. मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल है। और मेटल कार्बोनिल में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जो जनरल लिगेंड से हटके है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग भी करता है, इसलिए इस बॉन्डिंग को क्या नाम दोगे? क्या नाम दिया था इस बॉन्डिंग को? बैक बॉन्डिंग, या एक नाम और बताया था बेटा, एक नाम और, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्या नाम दोगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक। बैक बॉन्डिंग में आप सीओ बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट डालते हो? अगर एक सीओ सीधा है, पहले सीधे से क्वेश्चन का आंसर दो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक सीओ मेटल के साथ अटैच हो गया, तो बॉन्ड लेंथ किस में सी और ओ के बीच कम होगी? प्योर सीओ में या मेटल वाले सीओ में? Pure. प्योर सीओ में बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि जो मेटल के साथ जाएगा तो बैक बॉन्डिंग से इसका कार्बन मेटल की तरफ खिसक जाएगा और सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग जाएगी। मेटल वाले हाँ, तो अब क्या है कि दूसरा मैंने क्या पॉइंट बताया आपको, बहुत सारे मेटल कार्बोनिल दे दिए, आपसे ये पूछा कि बताओ किस सीओ की बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा है, तो कैसे चेक करोगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर? अगर मान लो डी इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर कैसे चेक करोगे? इंक्रीज टाइमर बनाकर। हैं? अगर डी का इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर कैसे चेक करोगे कि भाई किस में सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कम में? नेगेटिव चार्ज। जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें कम होगी। क्लियर बेटा? हाँ, तो दैट्स ऑल अबाउट द मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। अब फिर कल जो है दूसरे क्या लास्ट में समझ नहीं आया। क्या क्या सर, पॉइंट समझ नहीं? हाँ बोलो, आप बोलो पहले। सर सर लास्ट वाला एक बार समझा दीजिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ उसमें तो जैसे सीओ आप तो न्यूट्रल है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज MnCO5 का ज्यादा होगा, तो मेटल के पास Mn के पास नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल अपना क्या करना चाहेगी? नेगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगी ना। मेटल जो होती हैं वो नेगेटिव खत्म करना चाहेगी, तो वो क्या करेगी? सीओ को अपने इलेक्ट्रॉन तेजी से डोनेट करेगी। यस सर। अपने हाँ, तो सीओ का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज ही तो किया है हमने। बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज अब यहाँ पर तो किधर मुड़े हो आप? पॉजिटिव साइड जा रहे हो ना, इधर देखो, यहाँ कहाँ जा रहे हो आप? पॉजिटिव साइड जा रहे हो। अब इधर सोचो, आप इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, तो नेगेटिव चार्ज किसके अंदर है? MnCO4 के अंदर है ना। तो अब इधर से इधर मूव करोगे तो आप क्या बोलोगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सीओ बॉन्ड लेंथ बोलो, सीओ का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इधर इधर से इधर जा रहे हो आप, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो सीओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज ही तो होगा। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही आपको कि जितना नेगेटिव चार्ज Mn के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये C को इलेक्ट्रॉन देने देगा, ये C को इलेक्ट्रॉन देगा। इधर O रखा हुआ है, जैसे C को अपना नेगेटिव चार्ज देगा तो C खिसक के M के पास आ जाएगा, MnC क्लोज हो जाएंगे और O दूर हो जाएगा, तो CO बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यही इतनी सी बात तो कर रहे हैं। तो जिसके पास जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा मेटल के पास उतनी सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन को खींच के ले जाएगा, सीओ वाले कार्बन को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लालच देके सीओ को अपनी तरफ, सीओ के कार्बन को अपनी तरफ ले जाएगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन की लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक है बेटा, ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। सर, हाँ बोलो। सर टेस्ट में जो आज करा है वो भी आएगा? टेस्ट के अंदर जो, हाँ उस दिन मैंने बोला था ना कि इस बार हमारा चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो जो क्लास आएगी लास्ट तक, सैटरडे संडे तक, वो सारा आएगा उसके अंदर। ओके सर। और जब भी हमेशा ऐसे रखा करो आप, इसका जब भी हम करते हैं जो हमारा टॉपिक पिछले दिनों चला है, मैं हमेशा ऐसा ही देता हूँ आपको। केमिस्ट्री में आप हमेशा याद रखो कि आपको अप टू डेट रहना है, जो पिछला है उसी का, जो आपने पिछले दिनों टेस्ट नहीं दिया है उसको टेस्ट में आया करेगा आपका, हमेशा यही ट्रेंड रहेगा। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू, नाउ आई एम लीविंग।